दोस्तों, नटराज और अप्सरा पेंसिल हम सभी के बचपन की साथी रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब तीन दोस्तों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी तब लोग हंसते थे। उन्हें कहा जाता था कि पेंसिल बनाकर करोड़पति बनोगे क्या। लेकिन यही पेंसिल बनाने वाली कंपनी आज कई 100 करोड़ की एम्पायर बन चुकी है। तो चलिए आज जानते हैं कि विजय सांघवी और उनके दोस्तों ने कैसे हर मुश्किल को पार कर हिंदुस्तान पेंसिल को भारत के टॉप स्टेशनरी ब्रांड में खड़ा किया। साल था 1950 का। इंडिया अभी अभी आज़ादी हुआ था और यहाँ पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों बच्चों के पास एक अच्छी पेंसिल तक नहीं थी। कुछ अमीर बच्चे महंगी विदेशी पेंसिल खरीद सकते थे, लेकिन बाकियों के लिए एक गिनी चुनी लोकल पेंसिल थी जो कमजोर थी, जल्द ही टूट जाती थी और लिखते समय हाथ काला भी होता था। उस समय फेबर कास्टल, मित्सुबिशी और स्टेडलर जैसी विदेशी कंपनियां इंडियन मार्केट पर राज कर रही थी। लेकिन एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए ऐसी पेंसिल खरीदना लगभग असंभव था। इसीलिए बच्चे नरकट की कलम और दावत की स्याही से लिखते थे। अगर किसी के पास लकड़ी की पेंसिल आ जाए तो वो दोस्तों में वीआईपी बन जाता था। इन्हीं हालतों में एंट्री हुई विजय सांघवी उर्फ बाबू भाई की, जो पढ़ने में तेज थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने उनकी पढ़ाई बीच में से छुड़वा दी। इंजीनियरिंग का सपना अधूरा रह गया। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि गरीब बच्चों के पास एक मामूली पेंसिल तक भी नहीं थी। उन्होंने ठान लिया कि इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। उस समय कैमलिन जैसी कुछ विदेशी कंपनियों ने पेंसिल बनाना शुरू किया था, लेकिन क्वालिटी में वो विदेशी ब्रांड जैसी अच्छी नहीं थी। साथ ही मेड इन इंडिया का मतलब लो क्वालिटी माना जाता था। लोग इंडियन प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन 1950 के अंत तक सरकार ने स्वदेशी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना शुरू किया और यहीं से इंडियन पेंसिल इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आया। विजय सांघवी ने अपने दोस्तों रामनाथ मेहरा और मनसुखानी के साथ पेंसिल बनाने का फैसला लिया। लेकिन पेंसिल बनाना आसान नहीं था। उस समय पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ विदेशी कंपनियों के पास ही थी। इन तीनों के पास जुनून था लेकिन नॉलेज नहीं था। इसीलिए वो जर्मनी गए और वहाँ पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की बारीकाई सीखी। लेकिन टेक्निक सीखना ही काफी नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था रॉ मटेरियल। पेंसिल के लिए दो चीजें जरूरी थी। पहला, हाई क्वालिटी वुड जो हल्की, मजबूत और आसानी से शार्प हो सके। इसके लिए सीडर वुड का इस्तेमाल होता था जो महंगा और आयाती था। दूसरा, ग्रेफाइट कोर जो न ज्यादा सॉफ्ट हो न ज्यादा हार्ड। इंडिया में न तो ऐसी लकड़ी थी और न ही प्योर ग्रेफाइट। लोकल कंपनियों को ये चीजें आयात करनी पड़ती थी, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता था। लेकिन सांघवी और उनके दोस्तों ने ठान लिया कि वो अपना रास्ता बनाएंगे। लकड़ी के लिए उन्होंने इंडिया में अल्टरनेटिव ढूंढा, कई राज्यों के जंगलों में घूमे, सैंपल्स टेस्ट किए और आखिरकार चिनार की लकड़ी मिली जो सीडरवुड जितनी ही मजबूत थी। ग्रेफाइट कोर के लिए उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स और रिसर्च के साथ मिलकर नया फॉर्मूला बनाया। महीनों की मेहनत के बाद स्मूथ और ड्यूरेबल ग्रेफाइट तैयार हुआ। लेकिन मशीनरी का चैलेंज बाकी था। उनके पास विदेशी मशीनें खरीदने के पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने लोकल इंजीनियर्स और कारपेंटर्स की मदद से भारत में मशीनें बनवाई। ये मशीनें शुरुआत में धीमी थी और बार बार खराब भी हो जाती थी। सांघवी के मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ा, लेकिन वो डटे रहे। कई अपग्रेड्स के बाद मशीनें तेज हुई। 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड की नींव रखी गई और नटराज 621 HB पेंसिल लॉन्च हुई। ये पेंसिल विदेशी ब्रांड्स जितनी अच्छी थी और भारतीय मौसम के लिए टिकाऊ भी थी। कंपनी ने इसे सस्ते दामों पर उतारा, लेकिन कस्टमर्स खरीदने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स पर भरोसा ही नहीं था। दुकानदार भी स्वदेशी सामान रखने से हिचकाते थे। लोगों का भरोसा जीतने के लिए कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत किया, छोटे स्टेशनरी स्टोर्स को टारगेट किया और शॉपकीपर्स को कन्वेंस किया। जबकि इससे भी ज्यादा सफलता नहीं मिली तो उन्होंने स्कूल कॉलेजों में फ्री सैंपल बांटे। स्टूडेंट्स को नटराज की स्मूथ लीड, बोल्ड राइटिंग और डस्ट फ्री इरेजर पसंद आया। धीरे धीरे ऑफिस एम्प्लॉयज भी इसे इस्तेमाल करने लगे। 1970 तक नटराज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली पेंसिल बन गई। कंपनी ने रुकने के बजाय नया कदम उठाया। 1970 में अप्सरा ब्रांड लॉन्च किया जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट और डिजाइनरों के लिए था। अप्सरा की लीड डार्क और स्मूथ थी जो स्केचिंग के लिए परफेक्ट थी। धीरे धीरे अप्सरा ने आर्टिस्ट के बीच जगह बनाई। कंपनी ने एशिया, मिडल ईस्ट
अफ्रीका और यूरोप में निर्यात शुरू किया। एक देशी ब्रांड अब ग्लोबल स्टेज पर चमक रहा था। लेकिन 1991 में आर्थिक उदारीकरण ने नई चुनौती लाई। विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाने लगी। हिंदुस्तान पेंसिल को डर था कि विदेशी ब्रांड्स उन्हें पीछे न छोड़ दे, लेकिन उन्होंने इस चुनौतियों को मौके में बदला। सिर्फ पेंसिल तक सीमित न रहकर उन्होंने स्टेशनरी इंडस्ट्रीज ने इनोवेशन किए। डस्ट फ्री इरेजर, अपग्रेडेड शार्पनर, बॉल पेन, जेल पेन, कलर पेंसिल लॉन्च किए। 1990 में टीवी और प्रिंट मीडिया के जरिए ब्रांड को और मजबूत किया। द विनिंग रेस और चलती ही जाए जैसे एड कैंपेन्स हिट रहे। अप्सरा के लिए एक्स्ट्रा डार्क एक्स्ट्रा स्मूथ टैगलाइन के साथ एड लॉन्च किया गया। इन विज्ञापनों ने नटराज और अप्सरा को घर घर में मशहूर कर दिया। 2000 तक कंपटीशन और बढ़ा। कैमलिन और डॉम्स जैसे इंडियन ब्रांड्स मजबूत हो रहे थे। कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदली और पेरेंट्स को टारगेट किया। अप्सरा एग्जाम पेंसिल लॉन्च की जिसके स्मूथ ग्रेफाइट्स ने राइटिंग को साफ बनाया। इसके एड में दिखाया गया कि इससे हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि टीचर एक्स्ट्रा नंबर देते हैं। इस कैंपेन ने सेल्स में उछाल ला दिया। 2013 में एक विवाद हुआ। बेंगलुरु के लॉ स्टूडेंट चिरायु जैन ने शिकायत की कि कंपनी के क्रेयॉन सेट में स्किन कलर गोरे टोन जैसा था, जो उनकी डार्क स्किन से मेल नहीं खाता। इसे रंगभेद को बढ़ावा देने वाला बताया गया। सोशल मीडिया पर #NotMySkinColor ट्रेंड हुआ। कंपनी ने स्किन कलर का नाम बदलकर पीच कलर किया और विवाद थम गया। आज हिंदुस्तान पेंसिल भारत के ब्रांडेड स्टेशनरी मार्केट में 65% शेयर रखता है। हर दिन 8 मिलियन पेंसिल, 1.5 मिलियन शार्पनर, 2.5 मिलियन इरेजर और 1 मिलियन पेन बनाता है। एक साधारण पेंसिल कंपनी से भारत का सबसे बड़ा स्टेशनरी ब्रांड बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन बेहतरीन एड कैंपेन्स, इनोवेशन और मेहनत ने इसे मुमकिन किया। आज भी जब कोई भी बच्चा पहली पेंसिल खरीदता है तो नटराज और अप्सरा का नाम सबसे पहले आता है। ये सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि हर भारतीय की यादों का हिस्सा है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।